हेलो गाइस, दिस इज अनुराग दीक्षित। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। तो आज से हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसमें कल जो हम लोगों ने टाइप 5 तक ख़त्म किया था, उसके बाद टाइप 5 के कुछ क्वेश्चंस को और लेकर आगे बढ़ते चलेंगे और बहुत ही जल्द ये आज या कल में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और एक थोड़ा सा छोटा सा अनाउंसमेंट ये है आप सभी के लिए कि पॉसिबली मंडे से मैं आपके साथ बोर्ड के साथ आपके सामने आऊँगा। बोर्ड को मैंने ऑर्डर दे दिया है, अगर वो आ जाता है, इंस्टॉल हो जाता है तो सारे काम बोर्ड पर होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास को शुरू करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो देखिए, ये जो पूरी नंबर सिस्टम का जो एक सीरीज चल रही है, ये 1, 2, 10 क्वेश्चन का सीरीज नहीं है, ये 100+ क्वेश्चन की सीरीज होगी। 100+ क्वेश्चंस का जखीरा होगा जिसमें आपके सारे प्रकार, सारे टाइप कवर किए जा रहे हैं। एक एक टाइप को मैं इतना डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक चीज आपको विस्तार से बता रहा हूं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये आपके पास एक DI दिख रही है और ये DI उस बात के लिए है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जितने भी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न है, कौन से चैप्टर से कौन से प्रश्न आए और कितने प्रश्न आए, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम इस वक्त पढ़ रहे हैं तो देख पा रहे हैं विगत वर्षों में इससे 201 प्रश्न आ चुके हैं। उसके बाद एक चैप्टर है दशमलव भिन्न 211 प्रश्नों के साथ, सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख रही 314 प्रश्नों के साथ क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। जैसे ही आपके सामने आपका क्वेश्चन आएगा, आपको करना यह है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब तक ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही है, आपको सिर्फ ये करना है, आप क्लास को रोकिए, पुश करिए और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए और अपना समय देखिए कितना समय लग रहा है विद द टाइमर, ठीक है। फिर मैं जो आप जैसे क्लास रिज्यूम करोगे आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा, फिर वहाँ देखिए टाइम क्या लग रहा है। और जितने भी नए दोस्त अपने साथ जुड़ते जा रहे हैं उनसे सबसे केवल एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को शेयर और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 27, 18, 15 और 12 से कंप्लीट डिवाइड हो। इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 27 से, 18 से, 15 से और 12 से कंप्लीट डिवाइड हो। मैं आपको LCM नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मेरा जोन है ही नहीं वैसे बताना। इसको आप 9×3 लिख सकते हो, इसको आप 9×2 लिख सकते हो, इसको आप 3×5 लिख सकते हो, देखना सभी लोग ध्यान से, और इसको आप लिख सकते हो 3×4। यानी कि संख्या वो होगी जो 9 से, 3 से, 2 से, 4 से और 5 से डिवाइड हो रही हो। 5 से तो सारी हो रही हैं, इसका तो काम ही खत्म हो गया। 4 से भी कुछ हो रही, 4 से कौन सी नहीं हो रही है कि ये नहीं हो रही, तो ये अपना ऑप्शन खत्म हो गया। 4 से विभाजित करने का नियम पता है ना, डिविजिबिलिटी की, लास्ट के 2 अंक देखते हैं। 4 से ये भी नहीं हो रही तो भाई ये भी खत्म हो गया। अब बारी आई 9 से देख लेते हैं, 3 से देख लेते हैं। तो 9 और 7 16, 16 इसके अंकों का योग है, तो ये भी नहीं, तो बचा ऑप्शन आंसर हो गया। क्लियर। तो देखिए ये कितना सरल अप्रोच है और इस अप्रोच से आपके सवाल के गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये है दिस इज द बेस्ट अप्रोच। सवाल के गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो घटकर 25% रह जाएगी, यानी 75% आप सही सवाल करोगे। 25% क्यों रहेगी सर? अगर आपने पहाड़ा गलत पढ़ लिया या जोड़ने में दिक्कत हो गई तो सवाल गलत होगा, अदरवाइज संभव ही नहीं कि सवाल आप गलत करके आओ। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगले सवाल पर जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए कोशिश करिए भाई अगले सवाल की ओर। कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए। तो देखो भाई समझना ध्यान से। कह रहा है 1 3 5 6 4 2 एक संख्या थी, इस संख्या में हमें क्या जोड़ना है मुझे नहीं पता। मैंने कहा ए जोड़ लेते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 6 बार 9 लिखना। तो सबसे सरल तरीका तो यही है कि आप डायरेक्ट इसको घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये तो होने से रहा, क्योंकि अगर घटाओगे तो 7 मिलना चाहिए इकाई में, उसके बाद अगर घटाओगे तो 3 मिलना चाहिए, मतलब कि 3 भी मिलना चाहिए। तो अब ये गलत हो गया भाई। 9 में से अगर आप 4 घटाओगे तो 5 मिलना चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब इस 9 में से अगर आप 6 घटाओगे तो 3 मिलना चाहिए, दोनों में 3 है। फिर इस 9 में से आप इस 5 को घटाओगे 4 मिलना चाहिए, मतलब ये गलत, ये हालांकि ये सबसे सरल मेथड है, लेकिन
इस सवाल को क्या आपने इसके अलावा और किसी तरीके से सोचा? देखिए मेरा काम यही है कि मैं आपको वो आइडियाज़ दूं जो आपके दिमाग में नहीं आते हैं, क्वेश्चन में क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है। मेरा काम ये है और उसके साथ साथ आपको बेस्ट अप्रोच देना, दैट इज़ माई प्राइमरी प्रियोरिटी, ठीक। चलिए देखते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों कि 1 3 जो संख्या थी अपने पास 5 6 4 2, इसमें से हमें क्या जोड़े कि हमको जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये मिल जाए। तो आप ये देखो, ये प्राप्त करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि ये संख्या जो है ये 9 6 बार 9 लिखने से बनी है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही होगी। और क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो रही होगी तो इधर जो अपने पास संख्या है इसके अंकों का योग भी 9 होना चाहिए, पूरे का, इस पूरे का योग 9 होना चाहिए। अब उसके लिए हमने क्या देखा भाई कि ये जो अपने पास संख्या थी इतनी, इसके अंकों का योग क्या बन रहा है? 5 4 9 6 3 9, यानी कि 2 और 1 3 मिल रहा है। तो दोस्त अगर ए वो संख्या ली जाए जिसके अंकों का योग 6 हो तो अपना काम बन जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना था कि किसके अंकों का योग यानी कि डीएस जो है उसका 6 आ रहा है, ठीक है। देखिए ये 6 3 9 खत्म हो गया, यहाँ पर अगर आप देखो 5 4 9 खत्म हो गया, इसके अंकों का योग 8 आ रहा है, हमें चाहिए था 6, ये आंसर नहीं हो सकता था। यहाँ पर देखते हैं 6 3 9 हो गया, उसके बाद 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, मतलब 3 2 5, हमें 6 चाहिए था, नहीं हो सकता था। इसको देखिए भाई 6 3 9 और उसके बाद 8 4 12, 12 4 16, 16 और 7 कितना मिलेगा? 8 4 12, 12 4 16, 16 और 7 23, 3 2 5 मिल रहा है, हमें चाहिए था 6, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा हुआ ये आंसर था। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे डिजिट सम के साथ, इसको डिजिट सम ही बोलते हैं, ठीक है। डिजिट सम के साथ सोच सकते थे करने का। ये भी मैं भी मानता हूं कि सरल तरीका यही है, समय भी कम लगेगा इस सवाल को, लेकिन ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। आप अगर योद्धा हो तो आपके पास हर प्रकार के शस्त्र होने चाहिए, कौन से समय पर कौन सा चलाना है, कौन सा इस्तेमाल करना है, वही असली योद्धा होता है, जिसको ये पता है किस समय पर किस अस्त्र का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। चलो बताना है भाई कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले तो ये जान ले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या की बात करते हैं, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। पेन कॉपी लेके बैठना, रेशनल नंबर को ही परिमेय संख्या कहते हैं और इसको आप लिखना। परिमेय संख्या क्या होती? ऐसी संख्या जिसको आप भिन्न के रूप में यानी p बटे q यानी अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरी बात, इसमें जो अंश और हर होंगे उनका पूर्णांक यानी कि इंटीजर होना जरूरी है। और तीसरी बात, इसका जो हर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर 0 होगा तो भिन्न क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड, ठीक है। 0 से किसी भी संख्या में या किसी भी वेरिएबल में भाग देने पर वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। अच्छा चलो भाई अब जरा चेक करना है कि भाई इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्त तो देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे ये आपने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे आप अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या ठीक इसका उल्टा है, जिसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ये बात आप पूरी लिखना वहां पर, ठीक है। अपने पेन पेपर लेकर जो नोट्स बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे हो तो प्लीज बनाओ भाई, सब जरूरी चीजें हैं। आप अपना एक ऐसा चीज तैयार करो कि जब पेपर का समय हो और उससे हफ्ते भर पहले रिवीजन करना हो तो आप जैसे ही खोलो कि नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें परिमेय संख्या क्या होती है ये लिखा है, खट से पढ़ा आगे बढ़े, ठीक है। जिसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे √2 लिखा हुआ है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल घनमूल एग्जैक्ट नहीं आता है वो अपरिमेय संख्या होती है। एक सवाल है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो मेरे दोस्त पाई का मान होता है 22/7। आप कैसे कहोगे सर ये तो ऐसे तो परिमेय आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर पाई लिखा है तो ये अपरिमेय होगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या। और इसका मान अगर 3.14 लिखा है तो भी ये अपरिमेय होगी, लेकिन अगर ये 22/7 लिखा है तो ये परिमेय होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू पर जो पाई के मान होते हैं ना 3.14 समथिंग लाइक दैट, उस पर ये मोटी किताब है। और जो जितना उसके मान याद कर लेता है उसी को कहते हैं किंग ऑफ मेमोरीज, ठीक है। हाँ
तो अब देखना है इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय है। भाई अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या होगा, परिमेय है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे दूसरे शब्दों में। अब परिमेय है का मतलब इसमें से आपको वो ढूंढना है जिसका वर्गमूल पूरा का पूरा निकल आए, दशमलव में ना आए, वर्गमूल कंप्लीट निकल आए, ठीक है, वो होगी परिमेय। तो ये जो आपकी भाषा थी इसको आप खुद से सरल बना सकते हो। भाई अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय होगी। क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है? नहीं। आप निकाल के चेक कर लो। क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है? नहीं। क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है? हाँ जी निकल सकता है। क्या पाई परिमेय संख्या है? नहीं है, अभी तो बताया है। अगर 22/7 लिखा होता तो वो परिमेय होता, लेकिन अगर पाई लिखा है तो वो परिमेय नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब 7652 का आप अगर वर्गमूल निकालो, हमने निकाल लिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दिमाग में, और ये आपको भी करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसी चीज़ें आपको की जाती, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं उसको मैं आपको दूंगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाओ मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ, ठीक है। बस हाँ जुड़े रहना पड़ेगा, और नए दोस्तों से निवेदन है कि चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करिए। तो मेरे दोस्त सबसे छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? 3/4 लिखा था, 11/13 लिखा था, 5/7 लिखा था, 9/11 लिखा था। देखो एक इसका यूनिवर्सल तरीका होता है जो किसी भी फ्रैक्शन को आरोही क्रम में लिखना हो, अवरोही में लिखना हो, छोटा ज्ञात करना हो, बड़ा ज्ञात करना हो, उससे निकल आता है। एक होता है कि क्वेश्चन के आधार पर कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और जो यूनिवर्सल मेथड है जिससे आप हर प्रकार के सवाल कर सकते हो वो भी हम बताएंगे। मेरा काम है, मैं बताऊंगा, हंसी खुशी बताऊंगा, ठीक है, समझे? चलिए तो देखो भैया, आपको इसमें दिख रहा है कि चारों फ्रैक्शन जितनी भी लिखी हैं इन सभी में जिसका हर जो है वो अंश से बड़ा है, सभी के हर जो है वो अंश से बड़े हैं। अच्छा एक चीज गौर करिए कि यहां पर अंश और हर का जो अंतर है वो 1 है, यहां पर अंश और हर का अंतर 2 है, यहां पे भी अंतर 2 है, यहां पे भी अंतर 2 है। तो जब स्थिति ये हो जाती है तो जितना बड़ा अंतर होगा अंश और हर के बीच में, कब? जब हर बड़ा होगा अंश से, तो उसमें स्थिति ये हो जाएगी कि जिसका अंश और हर, जिस भिन्न का अंश और हर जितने बड़े होंगे वो भिन्न उतनी बड़ी होगी, और जिसका अंश और हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी। तो भाई सबसे बड़ा अंश और हर क्या है? 11 और 13, यानी कि ये सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटा क्या है? भाई आप कहोगे ये है, तो सबसे छोटी भिन्न ये है। आप कहोगे सर जी 3/4 तो इससे भी छोटा है। मैंने क्या कहा? अंतर भी देखना है। सबसे पहली बात कि अंतर इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, ये तो इस पूरी सीरीज में काउंट ही नहीं होगा। ये छोटी है लेकिन सबसे छोटी नहीं है, सबसे छोटी इसमें मिलेगी। जितना अंतर बढ़ता जाएगा भिन्न उतनी छोटी होती जाएगी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 5/7। अब इसका एक और तरीका जो यूनिवर्सल मेथड वो हम आपको बताते हैं, गौर करना मेरे दोस्तों, कि ये 3/4 लिखा था, ये लिखा था 11/13, फिर लिखा था 5/7 और फिर लिखा था 9/11। तो यहाँ पर हम 2 के जोड़े ले लेते हैं, इन दोनों में चेक करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ करिए आप दोनों में। तो भाई 13 × 39 और 11 × 4 = 44, इन दोनों में तो ये बड़ी हो गई। तो इसमें से छोटी कौन सी आई? आप कहोगे सर 3/4। इसमें देखते हैं 11 × 5 = 55, 9 × 7 = 63, ये बड़ी हो गई। तो इसमें छोटी कौन सी आई? 5/7। मैंने कहा ना कि ये छोटी तो होगी लेकिन सबसे छोटी नहीं होगी, आई छोटी। अब इन दोनों में देखिए छोटी कौन सी आ रही? भाई वही बात कि क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से नीचे की ऊपर की तरफ। 4 × 5 = 20, 7 × 21, इन दोनों में क्या हो गया? ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई? 5/7। ये है यूनिवर्सल तरीका। देखो यार मैथ्स में याद करने के लिए वैसे भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं जो हमें अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी चैप्टर्स में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग जो सो कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक उसको आप लोग याद करते हो, उसके तरीके याद करते हो। तो ऑलरेडी अपने पास इतना सब कुछ पढ़ने के लिए है कि हम लोग अननेसेसरी बर्डन नहीं ले सकते हैं कि हम ये भी पढ़ेंगे ये भी याद करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग ट्रिक होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट की शॉर्ट फॉर्म अलग होनी चाहिए, तो वो भी याद करना हो। एक तरीका तो सब पे अप्लाई हो,
सॉल्व करिए, आंसर मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 5/7। क्लियर। अगला सवाल आ जाओ। चलिए इस सवाल को चेक करिए। इस सवाल कहता है कि हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात करिए। तो मेरे दोस्त हम आपको कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे आपके पास लिखा है 1/√A + √B, ये लिखा है। इसके हर का मान आपको परिमेय संख्या में ज्ञात करना है, हर का मान। तो याद रखना कि जो मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली की मैथ हम लोग पढ़ते हैं, है ना। दशमलव प्रणाली की मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और दशमलव प्रणाली की मैथ ये कहती है कि किसी भी भिन्न का जो हर है वो अपरिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो जब अपरिमेय नहीं होना चाहिए और सवाल में अगर अपरिमेय दिया है, कैसे सर पता करेंगे अपरिमेय दिया है, अभी आपको बताया रूट वाली संख्या दी। तो इसको परिमेय बनाने के लिए क्या होता है कि इसका परिमेयकरण किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन किया जाता है। परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो जैसे ये लिखा था आपके पास √A + √B, तो इसका परिमेयकरण कैसे होगा, आपको यही पूरा उठाकर ऊपर लिखना है, बस साइन चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, √A - √B, और यही इसी का गुणा आपको नीचे भी करना होगा, है ना। तभी तो ये इससे क्या होगा, ये कट जाएगा और बात वही बनी रहेगी। तो ये सवाल के हर को क्या कर देता है, अगर वो परिमेय नहीं है तो उसको परिमेय बना देता है। तो यही बात आपको यहां देखनी थी। 5 + √3 लिखा था, माइनस साइन के साथ ऊपर नीचे गुणा करना है, माइनस साइन के साथ ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। तो ऊपर तो अपने पास 5 का -√3 आ ही जाएगा, और नीचे क्या आएगा, A + B A - B, यानी कि A² यानी 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 - 3 यानी कि नीचे आएगा 22। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। बोलो ठीक है, समझ आया। लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाई। ये छोटी बातें जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर देंगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया सवाल आया है। कह रहा है निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। इस बात का मतलब समझे आप, अपरिमेय वर्गमूल होगा। अपरिमेय वर्गमूल का मतलब उसका वर्गमूल दशमलव में आएगा। वर्गमूल मतलब कैसा आएगा, दशमलव में, यानी कि वर्गमूल सही से निकलेगा ही नहीं, कंप्लीट स्क्वायर वो संख्या होगी नहीं। आपके पास काम क्या आया, आपके पास काम यह आया कि आपको इन 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लिखी हुई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। सर जी बड़ा कठिन हो जाएगा ये ढूंढना। बिल्कुल कठिन नहीं होगा मेरे दोस्त, आप देखना। आप ये बताइए कि अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसका की इकाई अंक 5 है, तो उसका वर्ग आप कैसे करते हो। इस 5 का पूरा स्क्वायर लिख देते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ नंबर होता है उससे 1 बढ़ाकर उसी में गुणा कर लेते हैं। 5 चौको 20, ऐसे ही तो करते हो। तो आपको ये दिख रहा है कि हर बार 25 तो लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं रखना है हमें, मतलब बचे हुए नंबर से रखना है। देखो ये 210 जो लिखा हुआ है, क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी संख्या है कि उस संख्या और उससे एक ज्यादा संख्या का गुणा करने पर 210 आता है। हाँ जी सर है। कौन सी है, 14 × 15 सर जब हम करेंगे तो हमको 210 मिल जाएगा। अच्छा क्या बात है। क्या 180 में ऐसा कुछ होता है, क्या 132 में होता है। आप कहोगे सर जी 132 का तो इतनी बार किया है कि हमें पता हो जाता है कि 11 × 12 करने पर 132 मिलता है, एक ज्यादा। क्या 156, सर जी हाँ 156 भी हमने किया है, कहीं ना कहीं सवाल में थोड़ा बहुत याद आ रहा है। कैसे सर, 12 × 13 से मिलता है 156। लेकिन 180 किसी से भी नहीं मिलता है कि अगर उस संख्या और उससे एक ज्यादा संख्या का गुणा करें तो हमको 180 मिले। यानी कि आपको ऐसे समझना है कि n का गुणा अगर आप n+1 में करते हो 180 मिले, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा क्लियर, कि इस संख्या का वर्गमूल जब आप निकालोगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव का मतलब वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय वर्गमूल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्लियर आंसर। बोलिए यस और नो।
भाई देखो सवाल में बहुत दम है, इस सवाल में बहुत ज़्यादा दम है। अगर ना बताएं ये सवाल, अगर ना बताते तो कम से कम आप इसमें 2 से 3 मिनट ले लेते ईमानदारी के साथ। अब नहीं लोगे, ठीक है, बढ़े अगले सवाल पर। गुड, चलिए अगला सवाल देखिए। ये तो सरल है, ये तो हमें लग रहा है जितने भी विद्यार्थी, जितने भी समझदार लोग पढ़ रहे हो वो सब बता दोगे कि सर इसका आंसर तो ये होगा, दिक्कत ही नहीं है। आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? क्या सवाल? तो 2/4 का मतलब होता है दशमलव में 5 और 0.6 ये दिया हुआ था। तो आपको बताना है कि 0.5 से 0.6 के बीच इसमें कौन सी संख्या आएगी। भाई 11/4 तो किसी हालत में नहीं आएगी, क्योंकि 11/4 करोगे तो ये 2 दशमलव समथिंग आएगा, आपको दशमलव पहले लगना था, तो ये तो हो नहीं सकता। 3/4 का मतलब होता है 0.75, ये 6 से ज़्यादा हो गया, ये हो नहीं सकता। अच्छा, अब 11/25 को देखो, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए तो 25 चौको 100, यानी 0.4 से इसकी शुरुआत हो रही, जबकि शुरुआत 0.5 से ज़्यादा से होनी चाहिए। करेक्ट आंसर। सवाल पढ़ते ही आपका दिमाग उसेन बोल्ट की तरह दौड़ना चाहिए, फर्राटा। और ये तब होगा जब आपको सारे के सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो है ना आपके, वो क्लियर होने चाहिए। यानी उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस चाहिए, तब तो आप 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर धावक के प्रथम खिलाड़ी बनेंगे। अदरवाइज जय जय हरि। अगला सवाल देखिए, बताइए। तो कह रहा है आपसे, यहां पर क्या पूछा गया है, कह रहा निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। अभी आपको बताया हमने कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो जितने भी अपने विद्यार्थी, जितने भी अपने दोस्त नए जुड़े हैं, उनके लिए फिर से एक बार बताते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है। अंश बटे हर की फॉर्म में लिखी हुई संख्या, जिसमें अंश और हर दोनों का ही इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक होना जरूरी है, और इसके साथ साथ जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रूट में होती है, जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं आता है, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो भाई क्या 2 का क्यूब रूट जो है वो एग्जैक्ट आएगा? नहीं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या 8 का क्यूब रूट एग्जैक्ट आ सकता है? आ सकता है सर। तो ये हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। तो ये सर परिमेय संख्या हो सकती है। और 4 में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें परिमेय संख्या मिलेगी। आप 0 के नीचे कुछ भी लिख लो ना, कुछ भी लिख लो, x y z फलाना ढिमाका, या 1 2 3 4 सो ऑन, जो आपका मन करे। तो भाई ये p ये q की फॉर्म में है। 0 भी पूर्णांक होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 0 इज ऑल्सो काउंट इन अ इंटीजर, पूर्णांक होता है। और क्या था कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। भाई हर 0 नहीं है, हर तो कुछ भी हो सकता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, इन दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। 4 में से एक ही ना ऑप्शन सही होगा। 4 में से 2 या 3 या चारों तो सही नहीं ना हो सकते, एक ही तो सही होगा, समझे? यूज करो जो दिया है 300 ग्राम की चीज ईश्वर ने। अगला सवाल देखिए, समझे ना भाई? अरे वाह, क्या सवाल आया है, चेक करिए, बताइए फटाक से। बहुत उम्दा सवाल है, बहुत है उम्दा सवाल है, देखिए और बताइए। मतलब इस सवाल को अगर रखा जाए तो अच्छे अच्छे लोग ढेर हो जाएंगे। चलिए आप बताइए, आपको हम नहीं ना ढेर होने देंगे। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। 1780 में किसी एक छोटी संख्या को जोड़ा गया तो हमें जो भी मिला वो कैसा होना चाहिए? वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अच्छा जी, अब 1780 में जोड़ने के लिए अपने पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? जोड़ने के लिए अपने पास ऑप्शन है 46, 49, 69 और 72। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे देखते ही पता चला कि 1780 में अगर हम 72 जोड़ेंगे तो इकाई में 2 मिलेगा, और किसी भी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में कभी 2 नहीं आ सकता। मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। क्या क्या आ सकता है? 1, 4, 6, 5, 9। ठीक,
अब या तो इसे जोड़ा जा सकता था, या तो इसे जोड़ा जा सकता था, या तो इसे जोड़ा जा सकता था। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जरा। आपसे अगर मैं एक बात पूछें कि 40 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी 1600। ये आपके दिमाग में आया है कि नहीं आया, ईश्वर जाने। और इसको देखोगे तो ये होता है 20-25। अब एक चीज़ तो आपके पास कंफर्म हो गई कि 1780 में आप इन तीनों में कुछ भी, ये तो खत्म हो गया ना, इन तीनों में कुछ भी जोड़ोगे तो भी हम रहेंगे इसके बीच में ही। यानी जो हमारा आंसर होगा वो तो या तो 41 का स्क्वायर होगा, या 42 का स्क्वायर होगा, या 43 का स्क्वायर होगा, या 44 का स्क्वायर होगा, या फिर 45 का स्क्वायर हो सकता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। अच्छा, अगर यहाँ पर जो संख्या आने वाली है अगर वो 41 का स्क्वायर होती तो इसका इकाई अंक 1 होता, 42 का स्क्वायर होता तो इकाई अंक 4 होता, 43 का स्क्वायर होता तो 9 होता, 44 का स्क्वायर होता तो 6 होता, 45 का स्क्वायर होता तो इकाई अंक 5 होता। लेकिन अपने पास ऑप्शन में सिर्फ 6 और 9 ही तो हैं, तो ये हो नहीं सकता था, ये हो नहीं सकता था, ये हो नहीं सकता था। अब आंसर या तो 43 का स्क्वायर होगा या 44 का स्क्वायर होगा। अब ये देखना कि क्या होगा। चला 44 का स्क्वायर अगर आप करते हो भाई, कहने का मतलब ये आंसर होने से खत्म हो गया, अभी हो सकता है। अगर आप 44 का स्क्वायर करते हो दोस्त ध्यान से देखना, तो 16 16 4 चौको 16 32 क्या आएगा 44 का स्क्वायर, देखते हैं 6 32 33 3 3 16 3 1936 आ जाएगा। यानी अगर आप 46 इसमें जोड़ोगे तो क्या 1936 बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो ये खत्म हो गया। अब एक और ये भी खत्म हो गया। अब आंसर अपने पास बचा कि ये सिर्फ परफेक्ट 43 का स्क्वायर होगा, तो 43 का स्क्वायर क्या होगा 9, ध्यान से देखना 9। उसके बाद क्या लिखा था, 4 3 12 दूनी 24 का 4 2 4 चौको 16 2 18 1849 होगा 43 का स्क्वायर। 1780 से 1849 कितना जाता है? 69। क्या जोड़ना पड़ेगा? 69, तो आंसर होगा 69। उम्मीद है कि ये बात आप सभी लोग समझ पाए होंगे। बहुत गजब का सवाल है। और जब आप शेयर किया करो ना क्लास, तो क्लास को शेयर करने का एक हम आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी फ़ोटो आ रही होगी, यहाँ पर हम दिख रहे होंगे और सवाल ये आपके सामने है, तो आप इस पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए और प्लीज़ यार प्लीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या अपने टेलीग्राम अकाउंट पर, फेसबुक पर प्लीज़ शेयर किया करिए और नीचे लिखा करिए कि इस सवाल को करिए एक समय निर्धारित में 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में। और यदि नहीं आता है तो प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। नए लोग प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चले बढ़े अगले सवाल पर, मूव ऑन। ये देखिए अगला सवाल, चलो क्या कह रहा है, कह रहा है पढ़िए जरा। वह सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के घन के बराबर है। सबसे छोटा पूर्णांक, तो जैसे ही कहा सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन खुद के घन के बराबर है, खुद के बराबर है, संख्या के बराबर है, तो दिमाग में आया अरे यार इसमें क्या है, एक आंसर है कि भाई एक है, अगर मैं इसका घन करता हूं तो ये भी एक होगा, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर -1 भी तो है, अगर आप -1 का घन करेंगे तो भी तो -1 ही होगा। और मेरे दोस्त +1 और -1 में छोटा कौन सा होता है? दुनिया जानती है कि छोटा होगा -1, इसलिए आंसर जितने लोगों ने +1 लगाया वो गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा? -1। आता सवाल जिसका आंसर भी आप सही सोच रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा सा इधर उधर निकल गए। और थोड़ा सा इधर उधर निकलने का मतलब अब 29 सवाल रह गए। 30 होते हैं, 30 आएंगे, एक गलत हो गया ना, 29 रह गए। पेपर की बात कर रहा हूँ, 30 आउट ऑफ 30 मेरा टारगेट है कि मैं आपको सबको दिलाऊंगा। चलो दोस्त अगला सवाल पढ़ो। देखो पढ़ा जाए, किया जाए। इस सवाल कुछ इस तरीके से अपनी बात को पेश कर रहा है आप सभी के सामने, जिले इलाहियों के सपने। कह रहा है यदि किसी संख्या के घन को, घन मतलब क्यूब को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है 1457 होती है। तो वास्तविक संख्या क्या है? जितनी देर में सवाल पढ़ा जाएगा उतनी देर में उत्तर आएगा। ये कैलकुलेशन मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि सभी लोग जुड़ो, ये कैलकुलेशन ऐसे ही तुम्हें भी करनी है। कैसे? हमने इसमें जैसे जैसे हम पढ़ते गए हमने डीएस लगाते गए, लेकिन आपको पूरा बताते हैं। देखो
153 के स्क्वायर में से किसी संख्या का घन, मुझे संख्या नहीं पता, मैंने ए माना, घटाएं तो हमको मिलता है 1457। इज दैट क्लियर? अब मैं इस 1457 को इधर लेके आता हूं और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 153 इंटू 153 माइनस 1457, और ऐसा करके इधर ये आया ए का क्यूब। होगा या नहीं होगा दोस्त? यहां से मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूं डिजिट सम यानी कि डीएस, जिसका इस्तेमाल आपको कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में होता है। डीएस 53819, डीएस 53819, 9 गुणे 9 81, 81 का मतलब इसका डीएस 9 आएगा, और यहां जरा देखते हैं तो इसका डीएस 8 आएगा। तो अगर ये आपके पास आया 1, तो आपका उत्तर वही होगा ना जिसका डिजिट सम 1 आ जाए। ठीक भाई, 1 का क्यूब रूट भी 1 ही होता है, यानी ए जो है वो आपके पास 1 आना चाहिए, डिजिट सम 1। इसका डिजिट सम आपको दिख रहा है 9 है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम 6 और 1 7 है, ये आंसर हो नहीं सकता। इसका डिजिट सम 8 2 10 यानी कि 1 + 0 1 है, तो यही आंसर था। इसका डिजिट सम 6 है, ये नहीं हो सकता था। तो ये जो अप्रोच थी, सोचने की जो तरीका था, ये आप लगाना पड़ेगा आपको। सोचने वाला तरीका क्या होना चाहिए, आप इस तरीके से सोचोगे। बाकी सवाल करने का तो तरीका ये भी था कि आप इसका इसमें गुणा करते, इसको घटाते, फिर क्यूब रूट लेते, आंसर तो तब भी आता, कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर आना कन्फर्म था, नहीं समस्या होती। लेकिन क्या ये ज़रूरी था कि आप ऐसे ही करते? नहीं था ना। तो अगर नहीं था तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? हाँ, चले बढ़े आगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से लिखा है, यहां पर 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात करिए। बेहतरीन सवाल, आंसर भी पहला। धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, सपोज करिए ऐसा आपके पास अगर सवालों का जखीरा मिलता है आपको या पेपर में दिखता है, तो मेरा और दुनिया के सभी अच्छे टीचर्स का अप्रोच यही होगी, बेस्ट अप्रोच वो यही बताएंगे कि आप इसको ऑप्शन वाले तरीके से करो, ऑप्शन मेथड से करिए, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करो, ठीक है? ऑप्शन का इस्तेमाल सर कैसे करें? आप पहला ऑप्शन उठाओ 3, इसका 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से, क्या 3 कम आ रहा है? इसका वर्ग 9, 9 दूनी 18 से 3 कम है कि नहीं है? तो इसका मतलब परफेक्ट आंसर क्या होगा? 3। हमें आगे नहीं चेक करना था, उसको चेक करके हम टाइम अपना अननेसेसरी गवा नहीं सकते हैं। क्लियर? समझ आया? बढ़िया लग रहा है? लग रहा है तो भाई क्लास और शेयर करते रहिएगा क्लास को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ये जो यहाँ पर पूर्ण वर्ग लगाया है, इसने इस सवाल का जो लेवल है उसको वाकई में अच्छा कर दिया है, और कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज साबित होगा, जो 21, 36 और 66 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अच्छा, 21 से विभाजित होने का मतलब ये 7 गुणे 3 से विभाजित होगी, 36 से विभाजित होने का मतलब सर ये 9 गुणे 4 से होगी, और 66 से डिवाइड होने का मतलब सर ये 11 गुणे 6 से होगी। तो हमको पता है कि सबसे सरल 9 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, लेकिन आप 9 से जानते हो क्यों नहीं देखेंगे? किस लिए नहीं देखेंगे? इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि मेरी नज़र ऑप्शन पर पहले पड़ी थी और आपकी भी पड़ी होगी, और क्योंकि आप ये बात गेस नहीं कर पाए तो मैं आपको यहाँ पर गेस कराता हूँ। देखो, ऑप्शन जितने भी चारों हैं वो बने 4 अंकों से ही हैं, बस चारों अंकों को इधर उधर करके लिखा गया है। आप देखो, तो इसका मतलब चारों ऑप्शन का जो डिजिट सम होगा, जो डीएस होगा, वो एक ही आएगा, उसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं क्या देखता हूँ? मैं ये देखता हूँ कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये 6 से, उसके बाद 11 से, उसके बाद 7 से डिवाइड होगी। 7 से डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछली क्लास का रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। और 7 से डिविजिबिलिटी जो मैंने बताई थी उसी को मैं चेक करने जा रहा हूँ। 3 का पेयर लिया, 4 में से, इसके लिए पहले वाले के लिए 4 में से 4 घटा 0, 4 में से 1 घटा 3, 3 में से 2 गया 130, 7 से डिवाइड होता नहीं होता, मतलब ये आंसर नहीं है।
इस पर आता हूँ, 3 3 का पेयर, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ये तो संभव ही नहीं, 4 में से 2 गया 2, 213 जो है 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 3 शेषफल बचेगा, ये भी आंसर नहीं है। इसको चेक करिए, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 220, ये इसके लिए 220, 3 से 7 से डिवाइड होता नहीं होता, ये भी नहीं, इसकी मजबूरी है इसका आंसर सही होना। पूर्ण वर्ग संख्या के फैक्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे अभी बताता जाऊंगा क्योंकि आपको साथ में जुड़े रहना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, या आपका अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो मेरे दोस्त सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है आपसे सवाल में, कुछ पूछ रहा है कि फर्जी बात कर रहा है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब जब ये नहीं आया है इसने सवाल के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया है। देखो समझना, 81 लिखा था, सवाल का मतलब समझो, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका वर्गमूल 9 होगा। क्या आप 9 को 2 + 7 लिख सकते हो, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, यानी 81 का जो वर्गमूल है उसे आप दो अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हो। आपको बताना है जिसे नहीं कर सकते थे, ये करना है आपको। 49 7 होता है, 2 + 5 लिख सकते हैं, दोनों संख्याएं, आंसर नहीं होगा। 121 है, 11 होता है। अब 11 को अगर आप लिखोगे, हमेशा याद रखना 11 जो आया एक विषम संख्या, और विषम संख्या कब आती है, जब एक हम सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं। तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको चेक करने की कोशिश करोगे, हालांकि मैंने बताया मत करना, तो ये होता है 5 + 7, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इस 11 में आपको एक तो अभाज्य संख्या मिल सकती है, लेकिन दूसरी जो मिलेगी वो भाज्य ही मिलेगी। दूसरी क्या मिलेगी, भाज्य मिलेगी। भाई जो अभाज्य संख्या आई है, जैसे ये अभाज्य संख्या है 11, अभाज्य संख्या, तो ये कब आपको मिलेगी, आपने देखा कि अभाज्य संख्या 11 है, अगर हम एक भाज्य संख्या और प्लस एक अभाज्य संख्या, ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे सम और विषम से, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमें अभाज्य मिलेगा। अच्छा, ये बात जरूरी नहीं कि सभी में अप्लाई हो, ये बात जरूरी नहीं कि सभी में अप्लाई हो। कैसे, जैसे ये 13 था, अभाज्य संख्या है, इसको हम 11 + 2 लिख सकते हैं, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ठीक। तो ये जरूरी नहीं था। तो आंसर क्या बनेगा, 121 यहाँ पर वो संख्या है जिसके वर्गमूल को हम दो अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल की लैंग्वेज अगर आप समझ पाए, कोई भी सवाल कठिन और सरल कब होता है, ये तब होता है जब आप वो क्या कहना चाह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है वो आप समझ पाते हो, इसी को कहते हैं सरल और कठिन। आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, आपसे आकर कोई जैसे साउथ से अपना कोई भाई आए, वो आपसे तेलुगु में बात करे, तमिल में बात करें, मेघालय में बात, नॉर्थ ईस्ट से आ जाए असमीज़ में बात करें, आप समझ ही नहीं पाओगे। आप समझ नहीं पाओगे तो आप कहोगे अरे यार समझ नहीं आ रहा भाई, बोर हो रहा है। लेकिन अगर वो बात समझ में आ गई तो आप कहोगे यार इंटरेस्टिंग है, सब कुछ दिख रहा है। तो यही खेल होता है इसमें, सवाल की लैंग्वेज को समझना बहुत आवश्यक है। अगला सवाल देखो, अब यहां पर बताते हैं आपको हम, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है उनके फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि इसमें यही पूछ रहा है ना कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आंसर देख के पता चल जाएगा 1250 पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी है ये मतलब नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो पहला फैक्ट होता है पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का, फैक्ट नंबर 1, वो क्या होता है जरा गौर करना। किसी भी संख्या का वर्ग, या आप ऐसे कह सकते हो कोई भी वर्ग संख्या, ठीक है, लिख देते हैं ताकि आप भी नोट कर लेना। किसी भी संख्या का वर्ग
का इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस, किसी भी संख्या के वर्ग का यूनिट प्लेस इकाई अंक हमेशा 1, 0, 4, 5, 6, 9 होगा, यही होगा। और कैन नेवर भी क्या नहीं हो सकता है, कैन नेवर भी क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता है। पहला फैक्ट, ठीक। फैक्ट नंबर 2, पूर्ण वर्ग संख्या में कोई जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या का दाही अंक, कौन सा अंक, दाही अंक यानी कि 10th प्लेस पर जो डिजिट होगी, दाही अंक हमेशा सम होगा। सम मतलब इवन होगा, हमेशा कैसा होगा, सम होगा। और फैक्ट नंबर 3, फैक्ट 3 ये कह रहा है आपसे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या का दाही अंक विषम हो सकता है। कब हो सकता है, ध्यान से सुनना, विषम हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब उसका यूनिट प्लेस 6 हो। ये पर्टिकुलर 6 के लिए ही है। तो भाई हमें दिखा, इसमें से हमें ये बताना था कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें ये दिखा कि अगर हमें पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है कौन सी नहीं है या है, तो हमें ये 3 फैक्ट पता होने चाहिए। अब हमें दिख रहा है कि 5 से खत्म हो रहा है, ये 1 से खत्म हो रहा है, ये 1 से खत्म हो रहा है, ये 0 से खत्म हो रहा है। लेकिन दूसरा जो था कि पूर्ण वर्ग संख्या का दाही अंक हमेशा सम होगा, तो इसमें भी सम था, 4 भी सम है, 0 भी सम है, लेकिन ये 5 सम नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर परफेक्ट होगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बाकी ये सब पूर्ण वर्ग हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बोलो क्लियर, समझ में आई बात। ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, और ये भी पूर्ण वर्ग है। 99, 45 और ये हो जाएगा आपका कितना, 166 है, कितना भी होगा मतलब, ठीक है। अगला सवाल, चलो देखो इस सवाल को पढ़िए। कह रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उस संख्या उसके घन का, गहन नहीं, घन का अंतिम अंक क्या होगा। सवाल का मतलब तात्पर्य समझिए कि अगर एक संख्या ए बी दी है और इसका अगर वर्ग करें तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक 1 है, ठीक। तो अगर इसी संख्या का घन किया जाता तो उसके इकाई में क्या क्या मिल सकता था, ये आपसे पूछा है। तो उसके इकाई में क्या मिल सकता था। तो भाई मेरी बात सुनो कि अगर आपको इकाई वर्ग करने पर इकाई में 1 मिल रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि उस संख्या की इकाई में जिसका आपने वर्ग किया है वहाँ पर 1 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था। सपोज थोड़ी देर के लिए 11 का स्क्वायर करिए तो 121 मिलता है इकाई में 1, और यहीं पर आप 9 का स्क्वायर करिए तो भी इकाई में 1 मिलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आप इनका घन करेंगे तो आपको सेम मिले। भाई आपने 11 का घन किया तो आपको 1331 यानी इकाई में 1 मिला, लेकिन अगर आप 9 का घन करते हो तो ये आपको 729 देता है, यानी इकाई में 9 देता है। तो क्या क्या हो सकता है घन करने पे, 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है। तो आंसर होगा 1 और 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत। क्या ये बात समझ में आई। तो अगर आप घन करते हैं उसी संख्या का तो इकाई में 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, ठीक है। समझ पाए। उम्मीद है कि हमारी जितनी भी बातें हैं वो सीधे सीधे आपके दिमाग और दिल दोनों में एंटर कर रही होंगी। आपका पढ़ाई में जज्बा है तो रुकिए मेरे साथ। अगर आपका पढ़ाई में जज्बा नहीं है, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे पास मत जुड़िए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक संख्या है 137592 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि
कोई लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा, ये लिखा है कोई, कि कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो तो भागफल का घनमूल ज्ञात करें। बड़ा गजब का सवाल आ गया, मतलब माइंड बबलिंग सवाल है, शानदार सवाल है, इसको तो करना ही पड़ेगा और इसको तो मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, जरा देखो, कह रहा है जैसे एक संख्या थी a जिससे आपने भाग दिया 1 3 7 5 9 2 को, तो यहां पर जो भागफल आया है वो भागफल कैसा है, वो पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब है एक परफेक्ट क्यूब है और कोई भी शेष ना बचने का मतलब ये 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब आपने इसका इसमें गुणा किया होगा तभी ये मिला होगा पूरी संख्या। तो मैं सीधे से, इसका कोई दूसरा रास्ता आपको मत चुनना कि हम इसमें डीएस या कोई भी मेथड मत लगाना, इसमें सीधे आपको आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा गुरु, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इसके फैक्टर करना चालू करो। तो ये जो लिखा था 1 3 7 7 5 9 2, मुझे दिखा कि 9 ये है, 7 2 9 ये कितना, 5 3 8 1 9, ये 9 से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। और 9 से कटेगा तो मतलब 18 से भी कटेगा क्योंकि इकाई में 2 था। अब क्योंकि ये सर जी 18 का पहाड़ा तो हमें याद ही नहीं है तो हम 9 से काटेंगे। आप 18 से काटो तो जल्दी भी होगा, लेकिन क्योंकि पहाड़ा नहीं याद है आपको ईमानदारी से, तो आप 9 से काट लो। तो देखो 9 से काटने का मतलब 9 तो आएगा ही आएगा, गुणे 9 एकम 9, 4 बचेगा 47, 9 पना 45, 2 बचेगा 25, 9 दूनी 18, 7 बचा 79, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। अभी भी भाई ये 5 2 7 8 1 9 हो गया और 5 2 7 8 7 15, अभी 3 से कट जाएगा। तो ये 9 तो लिखा ही था। अब हम 3 से काटते हैं तो आगे क्या आएगा, देखो जरा, 3 बचे 15, 0 बढ़ाया 3 9 27, 3 6 18। अब 9 और 3 तो हो गया, अभी 4 से कटेगा, आखिरी में 96 दिख रहा है। 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 सत्ते 28, 1 बचा 4 चौको 16। अब ये 2 से कटेगा, 9 3 4 तो आना पक्का है, 2 से कट रहा है। तो 2 छंग 12, 2 3 6, 2 सत्ते 14 और 637 जब आ जाएगा तो रुक जाना क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है 637। तो इसका मतलब इस संख्या का जो फैक्टर मैंने किया, अगर मैं इसको किससे डिवाइड करता, 637 से, भाजक भी पूछ सकता था, अगर 637 से डिवाइड करता तो अपने पास क्या आता, अपने पास आता, तो कोई ये लिखा है 3 की घात 3 और ये लिखा है 2 की घात 3, तो अपने पास क्या आता, अपने पास आता 3 की घात 3 और 2 की घात 3, ये होता भागफल। भाजक भी पूछ सकता था तो भाजक भी आप इसी से निकल जाता कि भाजक होता 637। अब ये जो भागफल निकला इसका घन बताना था आपको, घन मूल। तो भाई 3 की पावर 3 है तो घन मूल निकालने में एक बार 3 आएगा और 2 की पावर 3 में एक बार 2 आएगा, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही बढ़िया, बहुत ही, मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वाकई में टच कर जाते हैं और लगता है कि हाँ यार इसमें तो समय लगना भी चाहिए था। तो वाकई में ये सवाल ऐसा था जिसमें आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, कुछ कुछ सवाल ऐसे मिलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, पढ़ने का काम आप करिए, जल्दी से पढ़िए। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या, सर आप कह रहे हो पढ़ने का काम आप करिए लेकिन पढ़े आप ही दे रहा हूँ मजबूरी है, क्या करें यार, नहीं पढ़ेंगे तो सामने से ही तुम लोग कहोगे वह यार ये तो ऐसे ही बताने लगता है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग के रूप में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। कितना सरल सवाल है, कहने का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप 15 के वर्ग प्लस 14 के वर्ग में आप कौन सी संख्या जोड़ें कि जो आपको रिजल्ट मिले वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अरे भैया 15 का स्क्वायर ना 225, 14 का स्क्वायर ना 196, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा आपके पास 421। अब आप बताओ कि 421 में क्या जोड़ दोगे कि पूर्ण वर्ग मिल जाए। 20 जोड़ दीजिए 441 मिलेगा, और 441 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे 21 का। क्या जोड़ने पर मिला है, 20, आंसर हो गया 20। इस भी सवाल में आप टाइम लेते, ईमानदारी से बताना, क्या इस सवाल में आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए था? 30 सेकंड का सवाल था क्या ये? नहीं ना, 5 से 10 सेकंड का सवाल, फिनिश स्मूथली। अगला सवाल देखिए, चलिए आओ मेरे दोस्त, आओ मेरे दोस्त, दिखाओ अपना जलवा और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक कर देना, और क्लास अच्छी लगे तो जैसे मैंने आपको शेयर करने का तरीका बताया वैसे शेयर करना प्लीज़ यार, ठीक है।
आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। गरीबी का आलम ये चल रहा है कि क्या बताएं। ठीक है, चलो खैर। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योग की गणना कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा होता 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन डैश 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 9 का स्क्वायर, तो ये आपको बताना था कि क्या आएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या बनता है। कुछ चीज़ें हैं, याद कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। n+1 और साथ में 2n+1। और यहाँ पर n की जगह जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या मतलब 9 का स्क्वायर मत लिख देना कि 81 लिख देना। सबसे ज़्यादा जो नंबर दिख रहा है 9 वो लिखोगे। 1/6 गुणे 9, 9 + 1 10 और 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है भाई, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से गया 5 बार में, 5 से 15 गुणे 19, 15 गुणे 19 यानी कि ये हो जाएगा 190, 285। ये आपका उत्तर हो गया। समझ पाए सभी लोग? समझ पाए सभी लोग? पक्का? अच्छा, इसी सवाल को अगर हम कुछ दूसरे तरीके से सोचते तो क्या सोच पाते हैं? जैसे 1 था 4 था, नहीं कॉमन नहीं मिलता, तो कॉमन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो आती ही आती ना, पक्की बात है। हाँ, तो ज़्यादा दिक्कत ना लेते हुए आंसर दिखाया 285। ठीक है, कुछ सोचने की कोशिश की लेकिन वो सोच में ये पता चला कि वो सोच हमारी कारगर नहीं हुई, तो सोच को हमने वहीं से ख़त्म किया, हमने आगे का सोचना शुरू किया। अगला सवाल ये देखिए, जल्दी से बताइए। इस सवाल में 2 सवाल बनेंगे, जिसका एक का प्रश्न का उत्तर मैं देख के जाऊंगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। तो जो सवाल यहां दिख रहा है उसका उत्तर मैं दे के जाऊंगा। इस पर दूसरा सवाल ये बनेगा कि 256 के टोटल कितने फैक्टर होंगे। टोटल फैक्टर की संख्या बताइए, टोटल कितने गुणनखंड होंगे। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। हालांकि कोई बताता नहीं है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, कोई देता नहीं, होमवर्क करता नहीं, क्योंकि पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस अभी उतनी आ नहीं रही है। 60 दिन का समय लगभग बचा है। मैंने कहा कि सब कुछ कराएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में अगर सीरियसनेस नहीं आ रही तो दिस इज अनफॉर्चुनेट टू यू एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर यू गाइस। तैयार हो मेहनत के लिए? देखो, कह रहा है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं 256 के। आप मुझे ये बताओ, क्या 256 1 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा सर जी। क्या 256 4 से हो जाएगा? हो जाएगा सर जी। क्या 16 से हो जाएगा? 16 से सर 96 हो जाएगा सर। क्या 256 64 से डिवाइड हो जाएगा? सर जी हो जाएगा 4 बार में। क्या 256 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा सर। ये भी पूर्ण वर्ग है, 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 ये भी पूर्ण वर्ग है। यानी कितने पूर्ण वर्ग मिलेंगे? पूर्ण वर्ग के गुणनखंड 5। सर ये कैसे निकाला आपने हर बार इस सही पूर्ण वर्ग कैसे लिखे? यही तो डाउट है। यही डाउट नहीं होना चाहिए। आप गौर करो, पूर्ण वर्ग का मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर। अच्छा, अब दोस्त, क्या सर ऐसा जैसे आपने देखा कि आप हर बार 4 का गुणा करते आ रहे हो, तो क्या ये सभी में पॉसिबल हो सकता है? देख एग्जाम्पल देखो, जैसे 36 के आपको बताने पूर्ण वर्ग कौन कौन से होंगे। 1 हो सकता है, हाँ, गुणा करिए 4 का, 4 हो सकता है इसका पूर्ण वर्ग, हाँ, फैक्टर भी है, कट जाएगा। अब 4 में आप अगर 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, तब नहीं होगा। 16 चौको 64 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल रहा है कि 4 का गुणा करते समय पूर्ण वर्ग तो निकल आएगा। अब अगली उसकी संख्या 4 से गुणा करने पर वो फैक्टर है कि नहीं है, 144 कर लो। और ऐसा होगा भी उसी में जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक, अब जरा देखना, ऐसा नहीं कि संख्या लिख दी आपने, पता चला 39। अब आप कह रहे हो सर 4 से गुणा करके देखेंगे तो क्या काम बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। 144 लिखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 1 हो सकता है सर। 4 का गुणा करिए 4 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा सर। 4 का गुणा करिए 16 से विभाजित हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें 16 में अगर 64 करोगे तो 64 से नहीं होगा, फैक्टर ये होगा ही नहीं, तो इसको खत्म करिए। अब आगे नहीं देखना इसके कितने गुणनखंड ऐसे होंगे 144 के जो पूर्ण वर्ग होंगे। आप कहोगे सर 3 होंगे। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आपके पास सवाल आया 39 के कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि पूर्ण वर्ग होंगे। 1 होगा सर जी, 1 तो सबका होगा। 1
तो सबका होगा, खुद का भी होगा। अब सर क्या, जैसे आपने बताया कि 4 का गुणा करते चलें, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, ये 4 आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि 4 से 39 कटता है, नहीं कटता, मतलब ये तो खत्म ही हो गया, तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका सिर्फ एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा, वो भी क्या होगा, 1 होगा। बात समझे? अगर कोई ऐसी संख्या है जो कि खुद में पूर्ण वर्ग है, तो उसमें आप 4 4 का गुणा करते चलो, आपको आगे के पूर्ण वर्ग गुणनखंड मिलते जाएंगे। लेकिन जो खुद में पूर्ण वर्ग नहीं, उसमें ऐसा कभी मत करना, उसमें क्या होगा, 1 आएगा जरूर। आगे के देखने के लिए आपको और सोचना पड़ेगा, ठीक है? समझ पाए? बेहतरीन लगा तरीका, समझ में आया? और इस सवाल का ये जो आंसर है कि इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, ये आप होमवर्क में मुझे बताएंगे। हालांकि थोड़ा हिंट दे देना, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, ठीक है? जितना आप प्राइम में तोड़ सकते हो, और उसकी जितनी घात आएगी, घात में 1 प्लस करके गुणा करके आंसर बताओगे, ठीक? ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा है, और कहीं नोट जरूर करना इस बात को। आंसर कमेंट बॉक्स में सीरियस एस्पिरेंट जितने भी होंगे सब देंगे, बाकी जो केवल मस्करी कर रहे हैं, मस्करी करते रहो। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 यानी 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? कहने का मतलब, एक ये धनात्मक पूर्णांक था, इसमें अगर हम 4050 से गुणा करें तो अपने पास जो भी आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। और क्योंकि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या आएगी तो यही पूछ रहा था इसका वर्गमूल क्या होगा। अब जरा ध्यान से समझना, आंसर आएगा 90। कैसे आएगा सर? इतनी जल्दी आएगा जितनी जल्दी आपने बताया। आपने कहीं आंसर तो नहीं टीपे हैं? आंसर अगर टीपे भी होते तो इतने सारे सवालों के याद तो हो नहीं पाते हैं। खैर, अब जरा देखो इसका पीछे लॉजिक क्या है, इतनी जल्दी आंसर कैसे आया। पहली बात हमें दिखा, अच्छा एक नई बात और दिमाग में ही, अभी ध्यान से सुनना। हमें दिखा कि अगर हम किसी भी संख्या का गुणा 4050 में करेंगे तो उसका इकाई अंक 0 आएगा, और किसी भी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें इकाई में 0, अगर उसका वर्गमूल लोगे तो उस वर्गमूल वाली संख्या में भी इकाई में 0 आएगा। यानी ये आंसर और ये आंसर तो खत्म हो गए। ये दो बातें अभी मैंने आपसे बिल्कुल दिमाग में स्ट्राइक करी जब मैंने ये वाली लाइन लिख ली थी। अब दूसरी बात, इस संख्या के अंकों का योग 9 है, और मैंने आपको बता रखा है कि 9 में किसी भी संख्या का आप गुणा करेंगे तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही आएगा। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी इसके अंकों का योग क्या होगा? 9 होगा। तो आप जरा देखो कि अपने पास ये जो दो ऑप्शन थे, अगर इसका स्क्वायर करते तो ये 6400 बनता, और इसका स्क्वायर करते तो 8100 बनता। इन दोनों में 6400 और 8100 में कौन सा ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 9 मिल रहा है? तो आप कहोगे सर ये खत्म हो गया, ये आंसर था। यही मेरे दिमाग में चला था। ये जो दो ऑप्शन पहले मैंने एलिमिनेट किए, ये थोड़ा सा बाद में आया। तो ये सारी अप्रोच अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो जो बैच मैं शुरू करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड आने के तक का इंतज़ार है, ऑर्डर दे दिया है उसमें। और सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास आपको 9 बजे मिलेगी, लेकिन कल से आपकी जो क्लास होगी ये आपको 8 बजे शाम को मिलेगी। प्रतिदिन 8 बजे शाम को मिलेगी। आज एज यूजुअल 9 बजे मिलेगी, लेकिन कल यानी कि 22 अक्टूबर से, ध्यान से सुनना, 22 अक्टूबर से यानी कल से एक क्लास आपको प्रतिदिन 8 बजे मिलेगी, ठीक है? तो 8 बजे सभी लोग उपस्थित रहा करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ऐसे ही और तरीकों के साथ कल मिलेंगे क्लास में 8 बजे। और बोर्ड का ऑर्डर दिया है, अब यार देखो कब तक मिलता है। जब मिल जाएगा गरीबी के आलम में तब से बोर्ड पर आएंगे, ठीक है? काफ़ी दिन हो गए मार्कर पकड़े हुए। चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा लगेगा तो शेयर करने का मैंने तरीका बताया है। लाइक नहीं रुकने चाहिए, और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं या आप जो नए बदलाव चाहते हैं क्लास में उसमें तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।